स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आज के इस विशेष में हम चर्चा करेंगे झारखंड के प्रवासी मजदूरों के दर्द की, विपक्ष की चिंता और सरकार के द्वारा प्रवासी मजदूरों को राहत पहुंचाने की कोशिशों की। मुझे लगता है कि इस शायरी से आज के हमारे इस विशेष को बाखूबी समझा जा सकता है। तौहीनी है जिंदगी कि एहसान किसी का लेना, गैरत है जिंदगी का कि कुछ ना गुजर जाना। कहती है जिंदगी हर तकदीर से पहले, ऐ मुसाफिर अपनी मंजिल के दिल में उतर जाना। नुरैन मौत का हमसफर बनकर रुखसत होने तक, आखिरी ख्वाहिश है जिंदगी का नाम रोशन कर जाना। कोरोना संकट के कारण हुए लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर मजदूर वर्ग पर पड़ा है। लॉकडाउन होने से राज्य के कई मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हैं। किस राज्य में और किस जिले में कितने मजदूर बाहर फंसे हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी समस्या पलायन है। रोजगार की तलाश में लाखों की संख्या में मजदूर दूसरे राज्य जाते हैं, लेकिन कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन ने राज्य के लाखों मजदूरों को दूसरे राज्यों में कैद कर दिया है। राज्य के श्रम विभाग से मिले आंकड़े बता रहे हैं कि अभी करीब 9 लाख मजदूर दूसरे राज्यों में हैं। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों में सबसे ज्यादा संख्या गिरिडीह की है और सबसे कम सिमडेगा जिले की है। अगर अधिक मजदूर बाहर गया है झारखंड से तो गिरिडीह जिला है, लगभग 2,76,000 कुछ है। और सबसे कम अगर मजदूर कहीं गया है झारखंड से तो सिमडेगा जिला है। और सबसे अधिक मजदूर अगर कहीं को राज्य में काम कर रहा है तो महाराष्ट्र है, 1 लाख कुछ है। तो झारखंड से जितने मजदूर बाहर में आज का जो आंकड़ा है टोटल 9,22,000 कुछ है। अन्य राज्यों में फंसे झारखंड के मजदूर। किस जिला के कितने मजदूर बाहर फंसे? बाहर फंसे मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य की हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही गठबंधन की सरकार हर संभव प्रयास करती नजर आ रही है। सरकार ने इसके लिए एक ऐप भी लॉन्च किया है जिसमें करीब 1.5 लाख मजदूर रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिन्हें सरकार राहत पहुंचाने का काम कर रही है। बाहर में मजदूर हैं उसके लिए तो राज्य सरकार जो मोबाइल ऐप शुभारम्भ किए हैं उसमें से लगभग 1 लाख कुछ व्यक्ति मोबाइल ऐप को शुरुआत किया है और 1,51,000 अप्रूव हो चुका है। मतलब सही एड्रेस है, सही उनका बायोडाटा है, अब उनके खाते में पैसा सीधे चला जाएगा। लॉकडाउन के कारण फंसे इन 9 लाख मजदूरों के राज्य वापसी से लेकर इनको हर संभव सहायता देने की कवायद में सरकार जुटी है। लेकिन इन सब के बीच एक बात जो फिर से उभरी है कि पलायन राज्य के लिए एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान जल्द सरकार को ढूंढना होगा। कैमरामैन उमेश के साथ न्यूज 11 भारत के लिए विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो हम विशेष में आज चर्चा करने वाले हैं प्रवासी मजदूरों की जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं लॉकडाउन की वजह से। आपको बताया कि सबसे ज्यादा जो मजदूर हैं वो गिरिडीह जिले के हैं, सबसे कम मजदूर सिमडेगा से हैं। और अगर राज्य जिस दूसरे राज्य में सबसे ज्यादा मजदूर फंसे हैं तो वो राज्य महाराष्ट्र है, जहां सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। तो दोनों ही तरफ से सरकार के पास चिंता का सबब है, मगर सरकार प्रयास कर रही है। हालांकि जो सबसे बड़ी समस्या उभर कर आई है इस लॉकडाउन में कि सरकारें किसी की भी रही हो, झारखंड में किसी ने भी
किसी के पास आंकड़ा मौजूद नहीं है कि किस जिले से कितने मजदूर बाहर जाते हैं और पलायन की जो समस्या है वो उभर कर सामने आ चुकी है। आप प्लेट के जरिए देख रहे हैं, हम ग्राफिक्स के जरिए आप चला रहे हैं कि कौन से जिले में, कौन से राज्य में कितने मजदूर फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि कुल कॉल की संख्या जो है वो 30,695 है और मजदूरों की अगर बात करें तो जिलावार बात करें, राज्यवार बात करें तो बिहार में 832, बोकारो के 41,514 मजदूर हैं, चतरा के 38,451, देवघर से 37,714, धनबाद से 49,062, दुमका से 33,335, सिंहभूम से 11,366, गढ़वा से 87,605, गिरिडीह से सबसे अधिक 2,76,715, कुल संख्या है 9 लाख। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं और कुछ मेहमान जुड़ेंगे भी। आपको हम मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे साथ स्टूडियो से आलोक दुबे जी हैं जो प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और जेएमएम के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी जुड़े हुए हैं। सुप्रियो जी आपका स्वागत है, आलोक जी आपका भी स्वागत है। जो चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, हम इंतजार कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ से भी शिव पूजन पाठक जी हमारे साथ जुड़ेंगे, मगर अभी जो हमारे साथ सत्ता पक्ष के जो दो नेता है उनसे चर्चा हम शुरुआत करते हैं। सुप्रियो जी, पहला सवाल आपसे कि जिस तरह से आज जो लॉकडाउन के बाद संकट प्रवासी मजदूरों पर खड़ी हुई है, इसमें आप लोगों को एक नई चीज ये भी पता चली है कि आप लोगों की सरकार मदद पहुंचाने की नीयत से ही डाटाबेस तैयार कर रही है। अभी तक किसी की भी सरकारें रहे, डाटाबेस कुछ नहीं कि कितने लोग बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं, जो पलायन का दंश झेल रहे हैं, कितने मजदूर बाहर हैं, कौन से स्टेट में है, इसका आंकड़ा किसी भी सरकार ने नहीं बनाया है। सुप्रियो जी, हमारी आवाज मिल रही है आपको? तो सुप्रियो जी तक आवाज नहीं पहुंच रही, यही सवाल हम आलोक दुबे जी से लेंगे। आलोक जी, जो चिंता खड़ी हुई है लॉकडाउन में, सरकार कोशिश कर रही है प्रवासी मजदूरों तक मदद पहुंचाने की, मगर जो आंकड़ों की कमी है कहीं ना कहीं वो एक बड़ी समस्या आप लोगों के सामने खड़ी हो रही है। देखिए, ये पूरे देश के लिए ये समस्या है क्योंकि अचानक से अप्रत्याशित लॉकडाउन की घोषणा की गई और इस लॉकडाउन में एक अभिभावक के रूप में केंद्र की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ पूरे देश एक साथ खड़े हुए। चाहे वो 20 तारीख का जनता कर्फ्यू का दिन हो, चाहे वो 22 तारीख से लॉकडाउन की स्थिति रही हो, पूरा देश जो है एक अभिभावक के रूप में इनके साथ खड़ा रहा। पूरे देश के मजदूर जो है वो हर जगह फंसे हुए हैं, चाहे किसी भी प्रदेश के हों, और किसी के पास में भी एक डाटा नहीं है कि हमारे कितने मजदूर कहाँ फंसे हुए हैं। इसलिए जो है झारखंड की सरकार ने एक डाटा बेस बनाने का तैयारी शुरू की और हम बहुत हद तक सफल भी हुए। 2 लाख से ज़्यादा मजदूर जो है ऐप के माध्यम से रजिस्टर्ड हो चुके हैं। हाँ, कुछ तकनीकी खामियां जरूर थी क्योंकि ये पहला अनुभव था, लेकिन उसको ठीक कर लिया गया और 2 लाख से ज़्यादा जो है वो मजदूर अभी तक रजिस्टर हो गए हैं और उनको पैसा भेजा जा चुका है। वो पैसा जो है माननीय केंद्र सरकार के माध्यम से जाने की व्यवस्था रहती है। तो वो चीज़ें जो है वो काम हो रही है। और आपने सही कहा कि ये जो डाटा बेस तैयार करना, मुझे लगता है शायद झारखंड ही एक ऐसा प्रदेश होगा पहला जहां ऐप के माध्यम से हम अपने मजदूर, कितने मजदूर कहां से किस जिले में फंसे हुए हैं, इसकी हम मुकम्मल जानकारी हासिल कर रहे हैं, ताकि लॉकडाउन के बाद जब वो वापस लौटेंगे तब हम उनको उसी जिले में वहाँ पर क्वारंटाइन कर सकेंगे, आइसोलेशन सेंटर बनाएंगे, ताकि वहाँ पर उनको रख करके उनके इलाज करके 14 दिन रखने के बाद उनके घरों में भेजा जा सके। और इसके साथ ही साथ वो जो बाहर फंसे हुए मजदूर जब वापस लौटेंगे तो ये लाखों की संख्या में है, तो उनके जो है वो रोजगार की मुकम्मल व्यवस्था करना भी इस सरकार की बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो इन सारी चीज़ों पर जो है वो माननीय मुख्यमंत्री और सभी मंत्रीगण बैठ करके चर्चा कर रहे हैं और एक अच्छी शुरुआत हुई है कि हम अपने मजदूरों का
पूरी तरह से आकलन कर पा रहे हैं कि हमारे कितने मजदूर किस जिले से कहां पर फंसे हुए। इसमें हम लोगों ने जो है माननीय सांसद, माननीय विधायकों के अलावा जो उस गांव के रहने वाले मुखिया हैं, सहिया हैं, आंगनबाड़ी हैं, वो चूंकि ज़्यादा जानते हैं कि वहाँ पर रहने वाले घरों में कितने लोग यहाँ हैं और कितने लोग बाहर हैं। तो इस काम में हम उनकी भी मदद ले रहे हैं ताकि हम सही तरीके से ये जानकारी हासिल कर सके कि कितने लोग जो है वो इसमें बाहर के लोग फंसे हुए हैं। ज़ाहिर तौर पर हमारे साथ बीजेपी से शिवपूजन पाठक जी जुड़ गए हैं। शिवपूजन जी, स्वागत है आपका न्यूज़ीलैंड भारत में। शिवपूजन जी, अब हम अपनी चर्चा जिस विशेष में चर्चा कर रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर बाहर फंसे हुए मजदूर के दर्द है, विपक्ष की अपनी चिंता है और सरकार पूरी कोशिश कर रही कि उन तक मदद पहुंचाई जा सके। मगर चिंता से हम शुरुआत करेंगे शिवपूजन जी, तो आप लोगों की तरफ से लगातार, चाहे वो बाबूलाल मरांडी की तरफ से हो, आपके 2 विधायक अनशन पर भी बैठे, विरोध भी प्रकट किया है। क्या चिंताएँ आप लोगों को सता रही है? भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य से दर्द है, मजदूरों से दर्द है, गरीबों से दर्द है। इसलिए लगातार हम यहाँ के सभी वासियों के साथ, विशेष करके गरीबों की, मजदूरों की चिंता कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि सरकार भी चिंता कर रही है, तो मुझे लगता है कि आखिर कौन सी सरकार, इस राज्य में तो सरकार नाम की चीज़ ही नहीं दिख रही है। अब मोहल्ले की सरकार से बात करनी हो तब तो इस राज्य का भला नहीं होने वाला है। जो सरकार केवल एक मोहल्ले तक ही सीमित रह गई है, उसको उससे ऊपर उठने की चिंता ही नहीं है, तो उस सरकार से हम मजदूरों के कल्याण की, गरीबों के कल्याण की, इस राज्य के कल्याण की बात सोचें, ये तो समझिए कि बालू से तेल निकालने जैसा होगा। इसलिए इस सरकार से उम्मीद खो चुकी है झारखंड की जनता। यहाँ के गरीब हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं और लगता है कि बस भगवान भरोसे यह राज्य चल रहा है और जब भी ये संकट दूर हो, वो अपने बलबूते पर या फिर सामाजिक सहयोग से वो जी सकेंगे, बच सकेंगे, और नहीं तो इस सरकार से उनकी उम्मीद टूट चुकी है। मैं सुन रहा था आलोक दुबे जी को कि आंकड़ा तैयार कर रही है। अरे इस राज्य में लाखों लोगों के जनधन खाते हैं, गरीब हैं, कितने को आप लेबर डिपार्टमेंट से आपके पास आंकड़े हैं, वो सारे आंकड़े उपलब्ध हैं। लेकिन सवाल है कि इन्होंने जिनको नोडल पदाधिकारी बनाया, जिनको इन्होंने काम सौंपा, वैसे पदाधिकारियों से काम नहीं ले पा रहे हैं। आज महीना बीत गया, ये लॉकडाउन का दूसरा फेज चल रहा है, लेकिन अभी भी ये चैनल से पर बैठ करके सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं कि सरकार के पास आंकड़ा नहीं है। बताइए, इस सरकार के पास यदि आंकड़ा नहीं हो, ये सरकार कैसे काम कर रही है? आखिर वो पदाधिकारी किए क्या? उनका कहीं भी कोई लिस्टिंग हो, बता दिया जाए कि पर डे उन्होंने कोई रिपोर्ट दिया हो, आज इतने लोगों की संख्या आई, आज इतने लोगों की संख्या आई। या राजनीतिक दल के पास, सामाजिक कार्यकर्ताओं के पास सूचनाएं आ रही हैं, मोबाइल नंबर उपलब्ध है, हम लोगों के पास लाखों फोन आए, हजारों की संख्या में आए हैं, सहायता राशि पहुंचाई गई है, सहायता पहुंचाया गया है, राशन पहुंचाए गए हैं, लेकिन सरकार कहती है कि आंकड़े नहीं है। तो मैं समझता हूं इस सरकार से उम्मीद खो चुकी है जनता। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कहा था, सर्वदलीय बैठक में भी इनको आश्वस्त किया कि आप सकारात्मक सहयोग के लिए आगे बढ़िए, आप तैयार होइए, हम हर स्तर पर आपको सहयोग करने के लिए तैयार हो। लेकिन एक तो ये मोहल्ले से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, और दूसरी बात, पर डे इनके मंत्रीगण काम न करके एकमात्र बयानबाजी, केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है, केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है। जैसे केंद्र सरकार के भरोसे ही ये सब कुछ करते हैं, इनके पास अपना कुछ नहीं है। जैसे राज्य गठन के समय, सरकार बनाते समय इन्होंने कहा था खजाना खाली है, अब दूसरा बहानेबाजी, हम तो बस केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है। तो ये चाहे वो छात्रों का मामला हो या मजदूरों का मामला हो, हर दृष्टि से ये सरकार विफल है और मोहल्ले तक सिमट करके रह गई। सुप्रियो जी के पास चलेंगे। सुप्रियो जी, ताजपोशी हुई सरकार की और एक बड़ा संकट आ गया कोरोना वायरस को लेकर। जब मुख्यमंत्री ने ऐप शुरुआत की थी ऐप की, तो उन्होंने 7.5 लाख का आंकड़ा बताया था। 9 लाख अभी तक आज जो आंकड़े आए हैं, 9 लाख आप लोगों के पास आंकड़े आ गए मजदूरों के, 2 लाख ने रजिस्टर करा लिया है। आरोप है आप पे, इन डेटा के बाद भी आरोप है आपके कि आप मोहल्ले तक सीमित है, आप मोहल्ले से बाहर नहीं निकल रहे हैं। नहीं, देखिए शारिक जी, ये बड़ा विडंबना का समय है। हम लोग यदि इस पे चर्चा करने जाए तो ये पासपोर्ट वाले जो इस बीमारी को लाए थे, उसको लाने वाले, निमंत्रण देने वाले कौन लोग हैं, इस पे भी बस अभी उस चीज का नहीं होना चाहिए। ये लोग अभी बहुत विचलित है लोग, क्योंकि पूरे 29 राज्यों में एकमात्र हमारा एक राज्य है जिसके पास में हर तरह से इंफॉर्मेशन
ग्राउंड रियलिटी पे है, क्योंकि हम लोगों का नेटवर्क वो ऊपर नहीं चलता है। हम लोगों का नेटवर्क जो है ना वो जमीन से जुड़ा हुआ है। अभी 9 लाख 9.5 लाख के जो आंकड़े आए हैं, ये आंकड़े कुछ और आगे जाएंगे, क्योंकि ये हम लोगों को मालूम है कि बहुत समय में गांव से भी कुछ फीडबैक लेने में समय लग जाता है। सुदूरवर्ती गांव है, इतना दूर जगह पे गांव के टोले बसते हैं, वहां से लोग निकल के जाते हैं, तो ये आंकड़े और कुछ बचेंगे। हाँ, रहा सवाल कि एक एक व्यक्ति को इस राज्य में, जो गुरुजी का जो पहला फरमान था कि कोई भूखा ना सोए, हम लोग भूखे सोने नहीं दे रहे हैं। अभी आंकड़े आए हैं बैंक के, ये लोग भी जानते हैं कि आपके जो रजिस्टर्ड किए हुए हैं उनके कुछ खाते इस राज्य में है, कुछ लोगों के खाते दूसरे राज्यों में, जहां जहां वो अपना रोजगार करते हैं। तो उसको सेग्रीगेट करके तभी आपका जो पहला है कि 1000 राशि तुरंत में दे दिया जाए। और उसके अलावा विधायकों को भी दिया गया है कि आप भी जो जरूरत आप महसूस करते हैं कि अभी फर्स्ट फेज में आपको 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है, तो आप उसको डिसबर्स कीजिए। लेकिन इनको तो राजनीति करना है, और केवल देखिए इस राज्य में प्रॉब्लम क्या हुआ है, अब इनके पास में कोई चीज रह नहीं गया है। आप देख लीजिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी प्रोटोकॉल है, जो भी डूज एंड डोंट्स है, उसको कोई भी फॉलो कर रहा है, तो हमारा झारखंड राज्य उसमें अव्वल है। हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सारिफ जी सबसे पहले लॉकडाउन तोड़े, माननीय मंत्री महोदय ने तोड़वाया। सबसे पहले लॉकडाउन सरकार के माननीय मंत्री ने तोड़वाया। बसों में भर करके लोगों को साहेबगंज गोड्डा पहुंचाया गया, और कहते हैं सबसे ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। अभी बोलना शुरू करेंगे, सबसे ज्यादा। आप इस पर जवाब दीजिए ना। शुरू करेंगे, अभी बोलना मुझे नहीं, अभी जो बोलना शुरू जनता करेंगे। को जवाब देना है। सुप्रियो जी, चुप करवाइए, सुप्रियो जी, केवल जनता को जवाब। आपने जो आरोप लगाया मैं उस पर कर रहा हूँ। जो जनता जानना चाहती है, जनता जो जानना चाहती है, आपकी बात सुन ली है, आपकी बात सुन ली है, सुप्रियो जी ने जवाब से ले लेते हैं। आप दो लोग जवाब ले लेते हैं, आपके ही आरोप की जवाब ले रहे हैं, आपके ही आरोप की जवाब ले रहे हैं, आपके ही आरोप की जवाब ले रहे हैं कि लॉकडाउन तोड़ने वाले तो लॉकडाउन पालन कर रहे हो ना। राजनीति का वक्त नहीं है, 100 लोगों महामारी का वक्त है। आप राजनीति बोलने दीजिए लोगों को, राजनीति की शुरुआत आप बोलने दीजिए लोगों को। हम तो सहयोग में खड़े हैं। जहाँ सहयोग में खड़े, अब आप आपका ये भी आरोप ले लेते हैं। आलोक जी ये भी लॉकडाउन तोड़ा, आपका ये भी आरोप ले लेते हैं, रद्द किया, आपका ये भी आरोप ले लेते हैं। आपने जो सवाल उठाया, जी सुप्रियो जी, जी सुप्रियो जी, को पूरा करने दीजिए। मैं तो शुरू किया हूँ, अभी थोड़ा पीसीआर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सुप्रियो जी का थोड़ा ऑडियो बढ़ाएंगे प्लीज। मैं शुरू किया हूँ जी, मैं शुरू किया हूं। मैं तो वही आपको कह रहा हूं कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डूज एंड डोंट्स है, वो एक एक प्रोटोकॉल का हम लोग फॉलो करते हैं। कैसे टूटा? आज इनके एक कैसे टूटा? 600 लोग कैसे गए? बाकी की चिंता क्यों नहीं हुई? अगर आपने फिर असभ्यता कीजिएगा, उसी का जवाब दे रहे हैं, असभ्यता कीजिएगा। जवाब अभी तो शांत रहिए। हाँ सुप्रियो जी जवाब दीजिए। 3 महीना पहले तो लोगों ने आपको शपथ लगाई है, 3 महीना पहले लोगों ने आपको शपथ लगाई है, अब तो शांत रहिए। लोग समझ गए कि अपनी भूल को लोग, इसलिए मैं कह रहा हूं, लोग भूल को स्वीकारने लग गए हैं, तुलनात्मक समझ गए क्या होता। सुन लीजिए, आपके आज एक सांसद ने कहा, आपके एक सांसद ने कहा बारे में बताइए ना कि संथाल परगना में लॉकडाउन टूटा, उसके बारे में बताइए सुप्रियो जी। समस्या के समाधान के प्रति समस्या है, असभ्यता का हल है। शिवपूजन जी असभ्यता का हल है। जो गलत है वो गलत है। अगर लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ तो वो गलत है, मगर अभी जो समस्या है प्रवासी मजदूरों के सामने, हम उस पर चर्चा करेंगे कि उनका किस तरह से उन तक मदद पहुंच सकती है। आप चर्चा को बंद कर दीजिए।
हम आज आप की चर्चा बंद कर दीजिए। जी, मैं सुप्रियो जी। ऐसे असभ्य लोगों के साथ बैठकर बात नहीं करना चाहता हूं। बताइए सरकार से प्रश्न सुप्रियो करना जी, है। सुप्रियो जी, हम आज प्रवासी सुपूजन जी, आपका नहीं, आपका सवाल लाजमी है, आपका सवाल लाजमी है सुपूजन जी, मगर अभी हम प्रवासी मजदूरों की चिंता पर चर्चा कर रहे हैं, उस मुद्दे पर भी आएंगे, अभी प्रवासी मजदूरों को बहुत आवश्यकता है मदद की। मुझे लगता है कि विपक्ष और सरकार को मिलकर उनकी मदद करनी चाहिए, छात्रों की मदद करनी चाहिए। उस पर सवाल होना चाहिए शिवपूजन जी की सरकार क्या काम कर रही है। जी, समझने वाले नहीं है। सुप्रियो जी, आप प्रमुख व्यक्ति हैं। ये सही लोग नहीं है, इनके साथ कम से कम मुझे तो मदद बैठाइए। और आप इस प्रकार का काम करेंगे? आप बताइए, आप जिम्मेवार पद पर हैं। मैं आपको कह रहा हूं, अभी तो मैं आप शुरू उनको किया बोलने हूं। देंगे सुप्रियो जी, तब आपको शायद जवाब मिलेगा। शुरू किया हूं। जी सुप्रियो जी, आप बोलिए, आप इनको शांत करवाइए। जी जी, शांत हो गए हैं, बहुत पेशेंस से आपकी बात सुन रहे हैं सुप्रियो जी। जी ऐसे माहौल में मत बैठाइएगा। जी सुप्रियो जी, बात सुन रहे हैं ऐसे आपकी। लोगों के साथ बैठना नहीं जी, चाहता हूं। मैं पूरा कर लेता हूं। हाँ। हमने कहा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डूज एंड डोंट्स है, जो प्रोटोकॉल है, हम उसके खिलाफ एक बार भी नहीं जा रहे। हम लोगों ने जो आंकड़े जुटा है, जो हमारे जो स्टैंडर्ड लेबर जो बाहर था, आप उसका आ जवाब दीजिए। रहा जवाब, थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। ये अभी आ गए रेगुलेशन पे। अभी हम लोग शिवपूजन जी, जो प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं उनकी जो समस्या है उस पर चिंता कर, जोड़ के प्रार्थना करता हूं, मैं आप उसका जवाब दिलवाइए। वहीं से शुरुआत हुई है। उसकी भी जब इस राज्य उसको की दिशाहीनता वहीं से उसको शुरुआत हुई है कोरोना में। हम जायज नहीं ठहरा रहे, हम उसकी वकालत नहीं कर जवाब दे रहे, देना। वो गलत हुआ, मगर फिल वक्त अभी जरूरत है प्रवासी मजदूरों की जो समस्या खड़ी हुई है। शिवपूजन जी, जी ये जवाब दे, 2000 आईसीबीटी की बसों में योगी जी ने कैसे लेके गए वहां के लोगों को? ये जवाब दे, कैसे इनका 2-2 साल से 1600 किलोमीटर की यात्रा तय करने देखिए, अगर हम मुद्दे से भटकेंगे शिवपूजन जी, हम अगर शिवपूजन जी, बात करना नहीं चाहते, ये बात नहीं हम अगर आप पेशे से सुनिए, अगर शिवपूजन जी, आलोक जी, एक मिनट आलोक जी, शिवपूजन जी, एक मिनट सुनिए, देखिए, हम अपने दर्शकों को बताएं कि हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों की समस्या है और उस समस्या पर चर्चा कर रहे हैं, मगर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपने तो हर दृष्टि से सामुदायिक दृष्टिकोण अपनाया। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तो अपने इस विशेष में आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रवासी मजदूरों के दर्द की, विपक्ष की चिंता की और सरकार के द्वारा की जा रही कोशिशों की। हमारे साथ खास मेहमान हैं, हमारे साथ आलोक दुबे है, शिवपूजन पाठक है और सुप्रियो भट्टाचार्य है। और हम तीनों ही अपने गेस्ट से आग्रह करेंगे कि जो प्रवासी मजदूरों के की दर्द है, जो उनकी दर्द भरी आवाज है, उसको हम शोरगुल में ना दबाएं, एक सकारात्मक चर्चा करें और सकारात्मक चर्चा में पक्ष विपक्ष एक होकर मीडिया भी उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है और उनको मदद पहुंचाया जाए। आलोक दुबे, आपसे हम जानना चाहेंगे आलोक दुबे जी, जिस तरह से जो प्रवासी मजदूर है, जो दर्द है, जो उनकी पीड़ा है, कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से, विपक्ष लगातार हमलावर है प्रवासी मजदूरों के मुद्दों को लेकर, किस रूप में आप लोग देख रहे हैं कि अकेले सिर्फ सत्ता पक्ष के भरोसे प्रवासी मजदूरों तक पहुंचना संभव हो पाएगा? हम ये सोच रहे थे कि इतने बड़े महामारी में शायद भारतीय जनता पार्टी कुछ आईना दिखाने का काम करेगी, लेकिन मैं आश्चर्यचकित हूं कि कितनी ओछी मानसिकता को लेकर बीजेपी का प्रवक्ता यहां बैठा हुआ है। ये इस महामारी में भी राजनीति करने के लिए आए हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा। आप सुनिए, आंसर जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो अप्रवासी मजदूरों की बात आप कह रहे हैं, पूरा देश तबाही मचा हुआ है। क्या बांद्रा, क्या दादर हवेली, क्या दिल्ली का आनंद विहार, क्या उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बंगाल, उड़ीसा, बिहार हाहाकार मचा हुआ है।
और ये व्यक्ति बैठ के यहाँ कोई राजनीति आरोप कर लगा रहा के है। नहीं बच रहा है। 1600 किलोमीटर, सुनिए, आलोक 1600 जी, किलोमीटर आलोक की जी, यात्रा कर कर वो सांसद सभी जो लोकसभा के अंदर बैठकर कानून बनाता है, वो कानून की धज्जियां उड़ाता है। गोड्डा का सांसद निशिकांत दुबे, ये देखिए यहाँ मोबाइल में सभी अपने उन्होंने कहा है, और केंद्र सरकार की एडवाइजरी है, आते क्वारंटाइन किसी में भी गए हैं। पॉजिटिव मरीज वो का आते आइडेंटिटी क्वारंटाइन में गए आपको हैं। सार्वजनिक नहीं करना है। वो आते उन्होंने आइडेंटिटी क्वारंटाइन में सार्वजनिक गए की और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का काम किया। ये राजनीति का समय है। इस सरकार ने तो अरे आप रोगी की 25 लाख रुपया इनको रोगी दिया की संख्या कि ये बैठ के आंसर दे रोगी की कि संख्या 25 लाख बताएं। रुपए हमको कम सारिफ करते हैं। जी, अरे आपको सारिफ 25 जी, लाख रुपया रोगी दिया। शिवपूजन जी, मजदूरों के लिए शिवपूजन जी आप और इस आलोक पैसे जी, के लिए आप आंसर एक मिनट दे। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, आपके पास आएंगे। जो 9 लाख से ऊपर प्रवासी मजदूर हैं, 9 लाख से शिवपूजन जी, एक मिनट 9 लाख से ऊपर प्रवासी मजदूर हैं। आज उनकी जो पीड़ा है, उनके दर्द को छोड़कर अगर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, तमाम लोग आप लोगों को देख रहे हैं, क्या संदेश जाएगा शिवपूजन जी, आलोक जी, क्या संदेश जाएगा कि एक तरफ मरीज मजदूर जो है भूखे मर रहे हैं और एक तरफ हम एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। झारखंड का क्या मैसेज जाएगा? अभी बैठते धरना पर जस्टिफाइड नहीं है ये आरोप प्रत्यारोप। आलोक दुबे जी और शिवपूजन जी, ये जस्टिफाइड नहीं है, ये आरोप प्रत्यारोप, ये बहस जस्टिफाइड नहीं है। हमें मजदूरों के बारे में बात करना है, उनको कैसे मदद पहुंचाए, ये जायज नहीं है। बहुत खराब मैसेज जाएगा ये, और जा रहा है ये मैसेज। दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, दोनों राष्ट्रीय आलोक जी, आप दोनों राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं। क्या संदेश जाएगा शिवपूजन जी, क्या जाएगा संदेश, क्या जाएगा शिवपूजन जी, क्या संदेश जाएगा समाज में कि प्रवासी मजदूर भूखे 9 लाख से अधिक? शिवपूजन जी, आलोक जी, अगर शोर शराबे में उन मजदूरों की आवाज नहीं दबनी चाहिए। आलोक जी, सारिफ जी, मेरे आप दोनों के पास नहीं। देखिए आलोक जी, बहुत खराब मैसेज जा रहा है। दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है, प्रदेश प्रवक्ता है, और 9 लाख प्रवासी मजदूरों की चिंता छोड़कर आप अगर एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे और उनकी आवाज को शोर में दबाना चाहेंगे तो ये बेहद दुखद है। तमाम लोग आपको देख रहे हैं, कृपया आप दोनों चुप रहे। हम सुप्रियो जी के पास चलेंगे। सुप्रियो जी, जिस तरह से प्रवासी मजदूरों की आवाजों को, अगर उनकी आवाज को हम दबा देंगे अपने शोरगुल में, तो उनके साथ पहले ही परेशानी है। आप आलोक जी, ये नहीं, सुप्रियो जी, भाजपा का इतना बड़ा कार्यालय लॉकडाउन है, कुछ बोल पाए तब तो। पाठक जी, आपके आरोप पे हम आएंगे। हम आपसे वादा कर रहे हैं, आपके आरोप पर आएंगे, उसका जवाब मांगेंगे। आपके आरोप का जवाब। पाठक जी, मेरी बात पर भरोसा रखिए, हम आपके आरोप का जवाब लेंगे। आपकी आरोप का जवाब आलोक जी सुनिए, आलोक जी एक मिनट, आलोक जी, हम तमाम सवालों के जवाब लेंगे। क्यों नहीं बुलाते वापस? इनको डिबेट नहीं कर रहा है, ये बहस करते हैं अनावश्यक। हम आपके पास आएंगे। आलोक जी, बच्चों को कब आलोक जी, तमाम सवालों के जवाब लिए जाएंगे। जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। निशिकांत दुबे को जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए कि नहीं, ये जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। आपका जो आरोप है पाठक जी, इनके सांसदों हम आएंगे। हम अब वादा कर रहे हैं कि आपके जो प्रश्न आपने जो उठाए। आलोक जी, देखिए, वरिष्ठ नेता सुप्रियो जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ देखिए सुप्रियो जी कुछ देखिए। आलोक जी, आप बहुत, आलोक जी और पाठक जी, मुझे पता है कि आप दोनों सुप्रियो जी का बहुत सम्मान करते हैं, वो कुछ देखिए। पाठक जी, विपक्ष और सत्ता पक्ष अलग बात है। पूरे देश को लाचार
सरकार बेबस बना दिया है। ऐसे महान लाखों नेता करोड़ों के कारण मजदूर देश सुरक्षित पूरे देश में है, फंसे जिन्होंने हुए सही समय पर चारों तरफ आलोक जी आलोक जी आलोक जी आलोक जी आलोक जी कोई एक वरिष्ठ उनका साउंड डाउन कर जी, दीजिए, देखिए, साउंड आलोक डाउन जी, कर दीजिए, आलोक जी आलोक उनका जी माइक आलोक ऑफ जी कर दीजिए, आलोक जी उनका माइक ऑफ कर आलोक दीजिए। जी आलोक जी दोनों का माइक ऑफ कीजिए, सुप्रियो जी दोनों का माइक ऑफ जी कीजिए। सुप्रियो जी मुद्दे पर हम बात दोनों करेंगे, का माइक ऑफ मुद्दे पर कीजिए। बात करेंगे जी। सुप्रियो जी प्रवासी मजदूरों की समस्या और अब पाठक जी दोनों का का जो माइक ऑफ सवाल है हम कीजिए। जरूर लेंगे, पर सुप्रियो जी तमाशा फिलहाल बना के रखे हुए। जी जी प्रवासी मजदूरों की समस्या। देखिए शारिक जी, ये इतना गंभीर मसला है। आपको मालूम है जो हमारे जो यहाँ के जो मजदूर हैं वो कहाँ कहाँ काम करते हैं? पंजाब, हरियाणा, उसके बाद में आपको दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आपको महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये ऐसे जगह हैं जहां पर कोरोना का संकट सबसे ज्यादा है आज के दिन में ऑन रिकॉर्ड। तो अब आप देखिए वो मजदूर किस हालत में होंगे, और वो जब हमारे पास आएंगे, क्योंकि वो हमारे अपने लोग हैं, आएंगे आपके पास जी, उनको हम छोड़ नहीं सकते हैं। उनका इलाज करना, उनको रोजगार देना अभी हम लोगों के लिए प्राथमिकताओं में सबसे सर्वोपरि है। क्योंकि हम लोग इस बात को तो जानते ही हैं कि यदि इस तरह के महामारी जो हम लोग आज तक कल्पना भी नहीं कर सके होंगे, जो भी आज के जमाने में लोग हैं, वो स्पेनिश फ्लू को भी यदि कोई देखने वाला शायद कोई बचा होगा, क्योंकि उसके बाद ये पहला जो एक महामारी है जिसमें एक ऐसा जंग हम लड़ रहे हैं कि कोई भी देश एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ रहा है, सभी देश मिलकर, सभी राज्य मिलकर एक वायरस के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो उस वक्त में हम लोग यदि इस तरह से आपस में लड़े, देखिए चूक तो होती है तभी तो कुछ चीजें होती है। यदि कुछ चूक नहीं हुई होती तो इतनी बड़ी बातें तो आती नहीं। लेकिन अब उस चूक को लेकर अब हमारा रणनीति क्या होगा? सरकार ने इतना स्पष्ट तौर पर, इतना पारदर्शी तरीके से हर चीज को बोला है, और हम लोगों ने पहली बार कहा है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के हर प्रोटोकॉल के को मानने वाले लोग रहेंगे। हम उनके अलावा कोई दूसरा निर्णय हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि हम यदि कोई दूसरा निर्णय लेंगे तो हमारी छोटी सी यदि हम लोगों की जो अति उत्साह हो, चाहे अभी कष्ट झेलना पड़ेगा। हमारी पार्टी ने सबसे पहले डिमांड किया था कि आप इस लॉकडाउन 2 जो हुआ है उसमें सबसे पहले हम लोगों ने डिमांड किया था कि इसको बढ़ाइए, क्योंकि ये बढ़ना जरूरी है। ठीक है, 3 हफ्ते में लोग परेशान बेहाल हो गए, लेकिन 2 हफ्ते 17 दिन यदि और बढ़ गया, इसको भी हम लोग यदि सहन कर ले। देखिए कोरोना से हमको तो जो अंदाजा है और हम लोगों का जो ठीक होने का रिकॉर्ड है और मोर्टेलिटी रेट सबसे कम है विश्व में, और जो सबसे मतलब वेलनेस का रेट सबसे ज्यादा है, तो उसमें हमको लगता है कहीं ये महामारी हम लोगों को रोग से ना मार के स्टारवेशन से मार दे। जी, चिंता तो वही ये है। स्टारवेशन का भी एक खतरा हम लोगों के सामने आएगा। चिंता वही है। तो ऐसे परिस्थिति में रहकर सरकार ने अपने सभी उपलब्ध संसाधनों को, मैं बार बार कह रहा हूं, सभी उपलब्ध संसाधनों को हम लोगों ने अपने इस राज्य के लिए 9 सेंटर मांगा था कि आप हमको 9 सेंटर में जांच करवाने दीजिए, जिस पर मैं आ रहा था। देखिए हम आईसीएमआर के गाइडलाइन के खिलाफ नहीं जा सकते, हम खुद से टेस्ट लैब नहीं खोल सकते। ये कोई पैथोलॉजिकल लैब का मामला नहीं है कि किसी गली मोहल्ले में हम एक लैब खोल दिए। तो ये इतना सेंसिटिव वायरस है, तो आईसीएमआर का जो गाइडलाइन है हम लोगों ने 9 मांगा। सबसे पहले 1 मिला एमजीएम, फिर दूसरा मिला रांची रिम्स में, तीसरा मिला धनबाद में, चौथा अभी मिला है इटकी में। और भी 5 सेंटर्स हम चाहते हैं कि संथाल परगना में कम से कम 2 सेंटर हो, पलामू में 1 सेंटर हो, हमारे कोयलांचल में एक और सेंटर बढ़ जाए हजारीबाग में। तो इस तरह से, क्योंकि अभी तक हम समझ नहीं पा रहे हैं, बाहर के राज्य को तो श्रमिकों तो बहुत बड़ा एक पीड़ा है ही हम लोगों के साथ में। इस राज्य में भी जिस प्रकार से जब जब टेस्ट बढ़ेंगे तो संक्रमण की सूची भी बढ़ेगी। तो हम लोगों का आज पहला प्रायोरिटी है जो बाहर के लोग हैं
उन तक कम से कम भोजन। अब हम लोगों को तो इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए। केरल में हमारे लोग जो फंसे हुए हैं, केरल में वहां की सरकार ने सभी प्रदेश के मजदूरों को गेस्ट लेबर कहा है और उनको कल से मनरेगा के तहत या ग्रामीण जो क्षेत्रों में जो छूट मिली हुई है, पहला प्रेफरेंस केरला गवर्नमेंट ने बाहर के मजदूरों को दिया है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कम बाहर के मजदूर फंसे हैं, इसलिए अभी उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा पूरे देश में, क्योंकि आपका चैनल अब एक नेशनल पोर्टल में भी है, नेशनल इसमें प्लेटफॉर्म पे भी है। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, आप ये व्यवस्था करवा दीजिए कि जिस प्रकार का केरला का मॉडल आया है उस प्रकार यदि झारखंड के लोगों का, चाहे जो भी मजदूर, बिहार के मजदूर होते हैं, मजदूर का कोई जात मजहब होता नहीं, तो वो जहां कहीं पर फंसे हुए हैं तो उन सरकारों से अपील कीजिए कि उनको गेस्ट लेबर कम से कम अभी बना दे। और यदि संभव हो, सबसे अति उत्तम व्यवस्था होगा कि उनको अपने राज्य में आने के लिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कल कहा है प्रधानमंत्री जी को कि मेरे छात्र भी वहां पर फंसे हैं, मेरे मजदूर भी फंसे हुए और मेरे लिए दोनों बराबर है। तो इसीलिए हम लोगों को ये सेंसिटिव इश्यू पे आगे बढ़ के सोचना चाहिए और आगे बढ़ के उनके वेलनेस के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके सस्टेनेबिलिटी के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उस पर यदि विपक्ष कुछ अच्छा सुझाव दे। जाहिर तौर पर नहीं कि सुप्रियो जी, आपकी बातों में सुझाव तो दीजिए ना। आपके प्रदर्शन कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लगातार इस बात को कहा है कि केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस है, चाहे लॉकडाउन को बढ़ाने की बात हो, हम खड़े केंद्र सरकार के हर निर्णय के साथ। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। हर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं इस बात को। अभी जो सुप्रियो जी ने जो कहा कि अभी जो वक्त है कि पक्ष विपक्ष तमाम लोगों को एकजुट होकर आकर झारखंडियों के हित के बारे में सोचना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप को अगर हम दूर करते हैं तो आप लोगों से लगातार अपील भी की जा रही है कि आप लोग अपना सुझाव भी दें। जी साहिब जी, मैं बहुत ही शांति से सुन रहा था कि इन्होंने जो बात रखी, ठीक है, इन्होंने व्यवस्था बढ़ाने और केंद्र से, लेकिन मैं सिर्फ ये सुप्रियो जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि कुछ चीजों की जवाब ये दे दें कि आखिर ये शुरुआत कहां से हुई। इन्होंने विधायक दल की सभी दल की सर्वदलीय बैठक बुलाई, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने मजदूरों की समस्या, चाहे जितनी भी प्रकार की चीजें हैं, चाहे केंद्र के सहयोग से संबंधित हो, सब पर एक एक करके इनको बिंदुवार इनको जवाब दिए और इनको सलाह भी दिए, आग्रह भी किया। लेकिन सवाल है कि मैं फिर वहीं आता हूं कि ये गड़बड़ी कहां से शुरू हुई। गड़बड़ी इनके जो सहयोगी हैं, कभी भी मुख्यमंत्री ने, आप देखिए परसों दिन इनका बयान आता है कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है, इसलिए हम बच्चों को नहीं ला पा रहे हैं। तुरंत इन्हीं की सरकार है राजस्थान में और वहां के माननीय मुख्यमंत्री का ट्वीट आता है कि इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है, राज्य जैसे चाहे हर राज्य अपने अपने बच्चों को ले जा सकते हैं और वो व्यवस्था करें अपना, हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। आज क्या बयान आ गया? आज बयान आ कि हम अब लाने में सक्षम नहीं है, इतनी दूरी है, रास्ते में बहुत से राज्य पड़ते हैं, दिक्कत है हमको लाने में। आखिर 2 दिन पहले आपने केंद्र को कटघरे में खड़ा क्यों किया? इसका मतलब राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति आप जब जनता से हारते हैं, जनता के सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, तो सीधा और सीधा केंद्र पे चीजों को फेंक देते हैं। आप अभी केरल का उदाहरण दे रहे थे, माननीय सुप्रियो जी केरल का उदाहरण दे रहे थे कि कैसे वो तो बाहर के लोगों को गेस्ट मान लिया और वो सहायता कर रहे हैं, यहां भी हो रही है। लेकिन श्रीमान सुप्रियो जी, आप बताएं कि उस आदेश का क्या होगा जहां आप इस कोरोना संकट में सभी दल को भी साथ लेकर के नहीं चल पा रहे हैं, यहां तक कि अपने सत्ताधारी दल के लोगों को भी साथ नहीं लेके चल पा रहे हैं। गोड्डा में एक प्रखंड विकास पदाधिकारी का पत्र निकलता है और उसमें लिखा जाता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात कहां लेके, अब देखिए नहीं सुनेंगे आप, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के कार्यकर्ता सुनना, आपका बात खत्म हो गया ना। अच्छा सुनिए, ये मुझे लगता है ये खबर आप सुनना चाहेंगे। एक महत्वपूर्ण खबर आई है, एक महत्वपूर्ण खबर आई है, महत्वपूर्ण खबर आई है, एक अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, अच्छी खबर है। 369 शिवपूजन जी, आप मुस्कुराएंगे इस खबर पर, आप मुस्कुराएंगे इस खबर पर।
और कांग्रेस के कार्यकर्ता मॉनिटरिंग करेंगे, क्या कार्रवाई हुई उस पर? ये खबर झारखंडियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, झारखंड के लिए काफी महत्वपूर्ण है। 369 सैंपल्स के आज जांच रिपोर्ट आई है और तमाम रिपोर्ट जो नेगेटिव आ गई है। विपक्ष और सत्ता पक्ष अभी जरा हॉट टॉक उनके बीच हो रहा, मगर इस सूचना के बाद जरूर तौर पर थोड़ी सी नरमी आएगी। 369 सैंपल्स की जांच हुई है और तमाम सैंपल्स नेगेटिव आए हैं। 5 जो पहले पॉजिटिव थे वो भी नेगेटिव आ गए। झारखंड के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। एक बार फिर से मैं दोहरा दूं, 369 सैंपल्स लिए गए थे, तमाम रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गए हैं। 5 रिपोर्ट जो पहले पॉजिटिव थे उनकी री एग्जामिन की गई, वो भी नेगेटिव आ गए। राहत भरी खबर है। सुप्रियो जी, इस राहत भरी खबर के साथ आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर आलोक जी के पास भी हम चलेंगे। जी अच्छा, सवाल क्या था आपका? जी, ये जवाब दें कि एक प्रखंड विकास पदाधिकारी ने योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए प्रतिनियुक्त कैसे किया? अच्छा, प्रतिनियुक्त भी उसकी होती है जिसकी नियुक्ति होती है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति कहां हुई है कि उनकी प्रतिनियुक्ति की जा रही है? क्या वो पत्र रद्द किया गया? क्या वो पत्र रद्द किया गया? पूरे प्रदेश में यह व्यवस्था बनाई गई। ये कैसे कैसे व्यवस्थाएं चल रही हैं इस प्रदेश अच्छा, में? और मुख्यमंत्री जी का जवाब नहीं आया कुछ भी। अच्छा, मुख्यमंत्री का आपने चुप रहे इस पर। आप जो कह रहे थे, मुख्यमंत्री का आपने कहा कि बयान आपने कोट किया कि वो बता रहे कि केंद्र से सहयोग नहीं मिल रहा है। हाँ। मगर वो जो आपको चाहिए, जो आपको चाहिए वो ले रहे। साथ ही साथ वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि छात्र हो चाहे मजदूर हो, जहां है आप वहीं रहे, आपको आने की आवश्यकता नहीं है, हम अब तक मदद पहुंचाएंगे। ये भी तो महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। तो लेकिन इसमें कौन कहा? 2 दिन पहले उन्होंने क्यों कहा कि सरकार मदद नहीं कर रही है, केंद्र सरकार? आखिर यह प्रश्न क्यों खड़ा होता है? जी सुप्रियो जी, कई सवाल है। आज मेरी भूमिका में शिव पूजन पाठक जी हैं। जी, बहुत सवाल है आपके लिए। मैं प्रतिपक्ष की भूमिका में हूं और वास्तविक सवाल पूछ रहा हूं। जी, अब जब आप जवाब ले लेते। जी जी, इन्होंने सीएम के ट्वीट की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी से मैं बात करूंगा। फिर देखिए, एक खबर आज आई है, उनको शिव पूजन जी को बता दीजिएगा। जो उत्तर प्रदेश में जो बच्चे गए थे ना जी, उसमें प्रतापगढ़ का एक बच्चा पॉजिटिव निकल गया और एक बस में वहां पर 23 बच्चे थे उस बस में। अब क्या है, देखिए, ये इतना सेंसिटिव इशू है। वो बता रहे हैं किसी का हाँ, वही रिस्क है शिव पूजन जी। कई सारे स्टेट्स पार करके बच्चे आएंगे। जी, ये प्रश्न नहीं खड़ा किया जाना चाहिए था। कई सारे स्टेट पार करेंगे। आप कोटा से यहाँ तक ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि कोटा के जो बच्चे फंसे हुए हमारे, बुरा मत मानिएगा शिव पूजन जी, वो आपके वीर सांसद जैसे नहीं है कि पुष्पक विमान से आएंगे। वो बाई रोड भी आएंगे, वो तो साथ में वो बाई रोड भी आएंगे। तो इतना लंबा रास्ता में 2 दिन पहले भी आप केंद्र को क्यों खड़ा किए? मैं सुन तो लीजिए, वो कोई पुष्पक विमान से नहीं आएंगे। जवाब दे, गोड्डा का जवाब दीजिए ना। उनको इतने लंबे रास्ते में कहीं ना कहीं भोजन करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं टॉयलेट यूज करना पड़ेगा। तो कौन गारंटी लेगा? मैं जवाब दे रहा हूं। कौन गारंटी लेगा? इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग ICMR और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का गाइडलाइन के अलावा शिव पूजन पाठक के गाइडलाइन पे ये सरकार नहीं चलेगी। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी के गाइडलाइन पे नहीं चलेगी। ये सरकार चलेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जो मुख्यमंत्री जी का बयान गलत था। कौन सी गलती हो गई? आप लोगों को क्यों तकलीफ हो जाता है? आपको तकलीफ क्यों हो जाता है कि जब नेशनल मीडिया में रिपोर्ट आता है कि झारखंड का रिलीफ वर्क, झारखंड का केस मैनेजमेंट वर्क नंबर 1 है, तब आपको तकलीफ मिट्टी लग जाती है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई भी गाइडलाइन आएगा, ये सरकार नहीं मानेगी। मिनिस्ट्री ऑफ पूरी दुनिया मानती है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मोदी जी आलोक जी को सुन लेते हैं। आलोक जी जवाब दे रहे हैं। 4 विभाग जो निर्देश देगा, झारखंड वही काम करेगा, उसके अलावा कोई काम नहीं करेगा। आलोक जी, इसी आवाज में आपको बोलना पड़ेगा। जवाब ही ले रहे हैं पाठक जी। देखिए, अगर वो पुराने मामले पर जाएंगे तो फिर हम ये भी आपके जो सांसद आए हैं, संजय सेठ होम क्वारंटाइन में रहने के
बावजूद वो मोदी आहार बांटने निकले हैं, डीसी से मिले, तस्वीर उन्होंने साझा की है, फेसबुक पर तस्वीर साझा की है। शिवपूजन जी, पुरानी बातों पे मत जाइए, पुरानी बातों, अगर पुरानी बातों पर जाएंगे तो बहुत सारी चीजें बाहर निकल कर आएंगी। ये झूठे लोग हैं, ये मक्कार लोग हैं, इनसे बात मत करवाइएगा। अब देखिए, अगर पुरानी बातों पर जाएंगे तो बहुत सारी बातें निकलेंगी, कोई भी बहुत सारी पेशेंट उत्तर का प्रदेश नाम की नहीं बात बताएगा, निकलेगी, परिचय नहीं संजय सेठ की बताएगा, बात निकलेगी, इनके बहुत साथ सारी बात फेसबुक पे निकलेगी, लिखते हैं। बहुत सारी बातें निकलेगी। आपके विधायक ने गलत माना है, इसी प्रोग्राम में राजसिन्हा साहब ने नाम का उल्लेख करता है। हम पुरानी बातों में नहीं जाना चाह रहे। इनको कहा जा सकता है, राजसिन्हा साहब ने गलत माना है, छी। संजय सेठ की उस एक्शन को गलत माना है। हमारे इस लाइव प्रोग्राम में हम उस पुरानी बातों में नहीं जाना चाह रहे। आप जो सवाल पूछ रहे हैं, जी जी कौन सही बोलते हैं? जी। कल पेशेंट के डिक्लेरेशन को लेकर के गलती हो गई, स्वास्थ्य मंत्री का बयान कुछ आया। आप अगर जवाब नहीं लीजिएगा शिवपूजन जी, जवाब नहीं सुनिएगा तो जवाब दें। हाँ, जवाब दीजिए जी। देखिए क्या है कि सुबह मैं निकलता हूँ, इनके चेहरे और मेरे चेहरे को देख लीजिए। ये लोग हेमोनी पाउडर लगा करके और शाम में एक एक तो चिट्ठी निकाल करके प्रेस में विज्ञप्ति डालते हैं। जयप्रकाश नड्डा जो इनके, अरे सुनो भैया, जयप्रकाश नड्डा जो अध्यक्ष हैं इनके, इन्होंने कहा 23 मार्च को 1 करोड़ बीजेपी का कार्यकर्ता इनके राहुल जी क्या कर रहे हैं? जन सेवा में लगे हुए हैं। अब बात सुनने नहीं देना चाहते हैं, आपका जवाब दे रहा हूँ। अरे उछल के नहीं भागा तो नाम बदल देना। आवाज सुनो, 1 करोड़ जी का 1 करोड़ बीजेपी का कार्यकर्ता जनता की सेवा में लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश के कार्यालय में ताला लगा हुआ है। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में ताला लगा हुआ है। बीमारी यहाँ पर आई है, शिवपूजन जी, फरवरी में ट्रंप को यहाँ आना था बोल के ये बीमारी आई है। 12 जनवरी को अच्छा राहुल जी का, आलोक जी 25 लाख की आपने बात कही, इन्होंने जो बात कही 25 लाख वाले, आलोक जी वो तो जस्टिफाइड है, उसकी क्योंकि 12 को यहाँ पर 22 को बुलाना था और 24 तारीख को मध्य प्रदेश में सरकार बुलाना था, इसलिए ये बीमारी आई है। ये बीमारी क्यों आई है उसकी तफ्तीश होगी। केंद्र की सरकार ने साफ कहा है, हम अब प्रवासी मजदूरों को नहीं भेज सकते हैं। वो चिट्ठी है यहाँ पर। ये बीजेपी झारखंड की जनता के साथ भेदभाव कर रही है। मध्य प्रदेश की, जवाब सुनो, मध्य प्रदेश की सरकार को इन्होंने अनुमति दे दिया, उत्तर प्रदेश की सरकार को अनुमति दे दिया। झारखंड की जनता के साथ हमको बदनाम करना चाहते हैं। इनके साथ डिबेट नहीं हो सकती है सारी की। झारखंड की जनता को हेमंत सोरेन की सरकार की नजरों में गिराने का प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का। बीजेपी की सरकार ने, जहां इनके सरकार है। आलोक जी देखिए, आप लोगों की तरफ से केदारनाथ के 25,000 शरणार्थियों को गुजरात के रास्ते ले जाने के लिए इन्होंने परमिशन दिया। हमारे बच्चों को, हमारे मजदूरों को ये परमिशन नहीं दे रहे। आज 75,000 की केंद्र की, राज्य की सरकार ने 75,000 किट मांगे, लेकिन केंद्र की सरकार ने मुझे कुछ नहीं दिया। जब हमारे पास एक भी सैंपल टेस्टिंग का नहीं था, आज 4 जगह पर सैंपल टेस्टिंग हो गए। अच्छा आलोक जी जो पहला शुरुआत की गई थी कि 25 लाख विधायक अपनी विधायक के अनुशंसा से मजदूरों तक पहुंचेगा, जो 25 लाख उसमें जो आपत्ति उठाई है विधायकों ने, वो लाजमी है, वो बात करना ही नहीं चाहते, वो लाजमी है। देखिए शिवपूजन जी, आपका सवाल ले रहे हैं, आप ही का सवाल ले रहे हैं। अगर इस तरह से आप बात कीजिएगा तो आपके सवालों के जवाब नहीं मिल पाएंगे। आप ही का जवाब, आलोक जी जो 25 लाख की बात हो रही है, 25 लाख के जो विधायक के अनुसार, जी सुनिए, आप ही का सवाल ले रहे हैं, आपके विधायकों का सवाल ले रहे हैं शिवपूजन जी। जो 25 लाख की बात निकली कि विधायक की अनुशंसा से मजदूरों को दिया जाएगा, प्रवासी मजदूरों को, उसमें जस्टिफाइड पॉइंट बीजेपी की तरफ से उठा है कि अगर उस 25 लाख से हम 1250 मजदूरों तक पहुंच पाएंगे। आंकड़ा काफी बड़ा है। उस वक्त हेमंत सोरेन ने कहा था, मुख्यमंत्री ने कहा था 7.5 लाख का आंकड़ा है, तो बहुत छोटा है, उसकी राशि को बढ़ाया जाए, ये तो जस्टिफाइड है। देखिए बिहार में इनकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इन्होंने 1,000 रुपया देने का घोषणा किया। वहां हमारे कांग्रेस के आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने धरना और अनशन नहीं किया। ये 25 लाख अलग से दिए गए हैं
जो जो 9 लाख प्रवासी मजदूर जो आइडेंटिफाई हुए हैं, वो पैसा अलग दे रही है राज्य की सरकार। ये 2000 जो ये किसानों को मिला, उसको जवाब ही नहीं बता सुन दे, रहे, उसको बता आप दे जवाब नहीं कितने सुने लोगों ना, को देखा पहुंचाया? आपने, जवाब दे रहे हैं, आप जवाब सुन नहीं रहे हैं पाठक जी, ना, अब तो जवाब जवाब नहीं सुन रहे हैं ना। आप ही की तरफ से मैंने ये सवाल जो किया है। 25 बीजेपी विधायकों का सवाल मैंने किया आप इनका नेचर देख लीजिए। पहले एक प्रश्न का जवाब सुनते नहीं है, दे रहा हूं मैं जवाब आपकी। आप शिवपूजन जी, समझ गए? आप चर्चा को आगे तो नहीं ये जो बढ़ाना 9 चाह रहे लाख जो आप ही का परिवार- सवाल नहीं है, आपके जो विधायक ने नहीं, कहा उठाया, 25 लाख, आप- मैंने जो अरे प्रश्न किया, सुनो, नहीं, वो आपके विधायकों ने जो सवाल उठाया, सामने हटिया आंसर पर विधायक बैठे थे में आपके बैठे विधायक, हुए, नहीं, अरे आपके हटिया विधायक आंसर बाबूलाल पर बैठे मरांडी, थे, हटिया शिवपूजन विधायक जी। नवीन जायसवाल, सवाल का अनुराग जवाब तो शाही ने ले लो, सवाल शिवपूजन उठाया। जी। मैं बोलता हूं, आपको डिबेट करना नहीं, वो 9 लाख रुपए झारखंड की सरकार दे रही है, 25 लाख रुपए मैं इनको इस- अलग से खर्च करने के स्पष्टीकरण मैं लिए दे दिए दूं। हैं। और सुन लीजिए, 5 चरणों में राशन की व्यवस्था मुकम्मल की गई है। इसमें कहीं से देखिए, हमारे पास तो कुछ नहीं, इतनी बड़ी महामारी अरे की वो भी पहले का कल्पना बना हम हुआ लोगों था। ने नहीं किया था, मुख्यमंत्री लेकिन कैंटीन को इसके दीदी बावजूद इज्जत भी कर जो है, दिए। आपने कभी सुना कि थाना भी खाना खिला सकती है? मुख्यमंत्री 600 कैंटीन थाना को- में, ये झारखंड ने एक कैंटीन को उदाहरण दीदी- पेश किया है कि दीदी 600 किचन कर तारों दिए। में खाना खिलाया जा रहा है। 1350 जगहों पर सेंटर खोले गए हैं, मुफ्त मुख्यमंत्री दाल भात योजना। इसकी तो हमने कल्पना नहीं की थी कि आपने खाने से कल्पना खाना खिलाया किसी ने जाएगा। कल्पना शिवपूजन जी, सवाल अच्छे का कार्यों की जवाब सराहना देना। कीजिए, मैं सराहना- अच्छे कार्यों की जवाब सराहना लेने कीजिए, सराहना है। खाने से खाना सारी खिला मेरी जवाब कल्पना ले को नहीं लीजिए। कर जी। उनकी सराहना है, लेकिन जिनके ऊपर थूका जा रहा है, मैं बता रहा हूँ, कार्रवाई कोई करने में नहीं 4 थूक दिन रहा लगाते हैं। है। अब तो दूसरे सवाल में ये चलेगा, उसका भी थूकने जवाब पर दे रहा हूँ। उनके ऊपर पत्थरबाजी उसका भी होती है, जवाब दे रहा हूं। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, नहीं करते हैं। आप मुद्दे पर नहीं, आप मुद्दे पर आप मुद्दे पर नहीं, आप इस थूकने वाले मामले पर डीजीपी का बयान आ गया है, पुलिस मुखिया का बयान आ गया। आप पुलिस मुखिया को गंभीर नहीं मानते? डीजीपी का बयान आ चुका, उसको आप गलत नहीं ठहरा सकते। ये गलत बात है, सवाल पूछने ये गलत है। शिवपूजन जी से जवाब दे दें। शिवपूजन जी, लोकसभा में कानून मत लाइए, ऐसे लोगों को मत सांसद बनाते लाइए। हैं कानून। मैं बार बार कहता हूँ, ऐसे सांप्रदायिक लोगों को मत लाइए। ये सेंसिटिव समय है, ये सेंसिटिव ऊपर में कानूनी ये कार्रवाई सेंसिटिव होनी समय चाहिए है। कि नहीं? ये जवाब ऐसे दे। व्यक्ति, जी, ऐसे जी। तत्वों बहुत को मत सेंसिटिव लाइए। मामला है जी, बहुत सेंसिटिव डिस्कशन मामला में- सुप्रियो जी। ये डिस्कशन जुड़ जाएगा। प्रश्न पूछने का इनको नैतिक ये अधिकार जवाब दे दे। ऐसे ऐसे लोगों को ऐसे टिप्पणी मत करने दीजिए। गंभीरता के साथ चर्चा करवाइए, गंभीरता के साथ चर्चा करवाइए। मजदूरों को घर ये भेजा। सांप्रदायिक तत्व है, ये समाज को शांत नहीं रहने देंगे। लेके आते तो बात समझ ये में आती। समाज को शांत रहने नहीं देंगे। अपने मजदूरों को घर भेजा। ये अराजक तत्व है, ये सांप्रदायिक तत्व है, स्टूडेंट्स को लाकर के दिखा ये रहे हैं। समाज को एक साथ बांध के रखना नहीं चाहते हैं। और मुझे बहुत अफसोस है कि इतने पार्टी चला रहे गंभीर हैं। मसले पर हमने रखा था अपने डिबेट पर, इतने गंभीर मसले को हमें लगा कि सकारात्मक बातें निकल कर आएगी, विपक्ष की तरफ से कुछ सुझाव सत्ता पक्ष के लिए आएंगे, मगर आरोप प्रत्यारोप का दौर जिस तरह से जारी है और एक गंभीर मसले पर यह देखकर मन में बहुत पीड़ा होती है कि प्रवासी मजदूर इंतजार कर रहे हैं मदद के लिए, सरकार प्रयास कर रही है, विपक्ष सुझाव दे रही है, विपक्ष सुझाव देना चाहिए, सरकार उनका सुझाव लेगी, मगर इस तरह से अगर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, तो फिर उन प्रवासी मजदूरों के लिए हमारा संदेश होगा कि आप झारखंड के हैं जहां पर राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, आप जहां जिस हालत में हैं आप रहिए, कोई फरिश्ता नहीं आने वाला आपको बचाने के लिए, क्योंकि इस प्रोग्राम में वही देखने को मिला है। सुप्रियो जी, लेकिन आदमी गलत चुन लिए। आपने टॉपिक अच्छा चुना था, आदमी गलत चुन लिए, इसलिए इस पे सार्थकता नजर नहीं आएगी, क्योंकि इनको तो एक ही एंगल से देखना है ना कि समाज को कैसे बांटे। तो इसीलिए ऐसे तत्वों के साथ में आप यदि बैठ के बात कीजिएगा। मैं बोलूंगा सुप्रियो जी, आप बताइए सुप्रियो जी, पाठक जी, आधार पर कर रहे हैं कि नहीं? आपने किया कि नहीं? अरे आप सुप्रियो जी, सुप्रियो जी, पाठक जी, पाठक जी, पहले भी हुआ आलोक है। जी, आप लोगों ने एक घंटे बोला, मैं एक मिनट का वक्त आपसे मांग रहा हूं, एक मिनट मैं बात करना चाहूंगा। आज हमने जो महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था उसमें सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं उसका डेटा लेके मैं बैठा था कि इस पर बात होगा और इस पर विपक्ष की तरफ से चर्चा होगी, मगर चर्चा को अंत करते हुए भारी मन से यह कहना पड़ रहा है, उन मजदूरों के लिए हमारा संदेश है कि यहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीति हो रही है, ऐसे मुद्दे पर, ऐसे दर्द पर जिसको एड्रेस करने की आवश्यकता है। मैं ये कहूंगा कि प्रवासी मजदूर जहां फंसे हुए हैं, आलोक जी, प्रवासी मजदूर जहां फंसे हुए हैं, पाठक जी सुनिए, प्रवासी मजदूर जहां भी फंसे हुए हैं आप फंसे रहिए, क्योंकि
आपके साथ विडंबना है कि आप झारखंड के हैं और कोई फरिश्ता आपको बचाने नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर हर दूसरे मसले पर राजनीति होती है और ऐसे गंभीर मसलों पर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, पुरानी बातों को उठाया जाता है और आपकी आवाज को कहीं दबा दिया जाता है। तो आप जहां फंसे हुए आप वहीं फंसे रहिए, आपके साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, क्योंकि आप झारखंड के हैं और झारखंड में यही सूरत हाल है कि जहां सिर्फ राजनीति होती है, हर मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। भारी मन के साथ मैं इस कार्यक्रम का अंत कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी, पाठक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और सुप्रियो जी आपका भी बेहद शुक्रिया। और मैं अपील करना चाहूंगा झारखंड के मुख्यमंत्री से और संबंधित विभाग के मंत्री से कि अब सुझाव की उम्मीद ना करें विपक्ष की तरफ से, आप जिस तरह से काम कर रहे करें और मजदूरों तक मदद पहुंचाएं, छात्रों तक मदद पहुंचाएं, उनकी आवाज दबनी नहीं चाहिए इन शोर के बीच में। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।